नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी आने वाली सभी परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 5 बजे हम सभी उपस्थित होते हैं कि जो मॉक टेस्ट होता है 25 क्वेश्चन हम सुबह के समय कर लेते हैं 9 बजे। वो 25 क्वेश्चन जो बाकी के रहते हैं, क्योंकि हमने प्रतिदिन 50 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, तो 25 से आगे जो हमारे प्रश्न होंगे 26 से लेकर 50 तक, वो इसमें हम क्लियर करेंगे। ये मॉक टेस्ट नंबर 16वां मॉक टेस्ट होगा और प्रतिदिन 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे 25-25 क्वेश्चन के, 25-25 का सेट होगा वो क्वेश्चन का। और 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे 9 बजे और एक 5 बजे। सभी जुड़ना। 9 बजे आपकी चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, रीतिकाल के प्रश्न चल रहे हैं। आज रीतिकाल की क्लास 9 बजे होगी, सभी आप जुड़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको 3 क्लासेस कराई जा रही है हमें हिंदी के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल आप शानदार तरीके से तैयारी करिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो भी जेएनयू, बीएचयू, जामिया, डीयू, एएमयू किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, एमए हिंदी से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन सभी को एंट्रेंस देना बहुत जरूरी है। समय एंट्रेंस से ही आपका एडमिशन होगा, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको हमारी क्लासेस मिल रही हैं। लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट भी आप सभी को पता है कि 94 वीडियोस आई थिंक हैं, उसमें आप देख सकते हैं, जिससे कि आपके 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी वो करिए, वीडियो उन सभी को भी कंप्लीट करिए। और जो मॉक टेस्ट आपके प्रतिदिन आ रहे हैं, ये 2 मॉक टेस्ट जरूर करिए। जितने आपको क्वेश्चंस के अंदर कराए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, इन सभी के क्वेश्चन संकलित होते हैं इन सभी मॉक टेस्टों में। तो आप सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना 16वां मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 26 से। दोस्तों, मॉक टेस्ट नंबर 16वें का 26वां प्रश्न। 15वां जो हमारा मॉक टेस्ट था उसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं आपको 9 बजे के टाइम में, आप आज ही के दिन 9 बजे। तो ये 16वां मॉक टेस्ट होगा। तो देखते हैं आखिर इसके अंदर क्या हमको दिया हुआ है। 26वां क्वेश्चन है, 16वां मॉक टेस्ट होगा। और 27वां, 26वां और 27वां दोनों एक साथ दे दिए हैं। आप बताएंगे इनमें से सही विकल्प इसका क्या होगा। तो देखिए 26वां प्रश्न दिया है आपको। यहाँ आपको पंक्तियां दी हुई हैं। अब पंक्तियां पूछी गई किसी कवि के बारे में कही गई हैं। ये पंक्तियां जो हैं कौन सा कवि है उसके बारे में कही हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, घनानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, गोपाल चंद्र जी या प्रेमघन जी। तो ये पंक्तियां हैं सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, ये पंक्तियां किस कवि के बारे में दी हुई हैं। तो बताइए किसके बारे में। घनानंद जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, गोपाल चंद्र, गिरधरदास जी या प्रेमघन जी। तो याद रखना ये पंक्तियां जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप सभी देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि हमें बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सटीक उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। 27वें क्वेश्चन की बात करें, किस विधा की रचना। अब देखिए मैं आपको बोलता हूँ ना, हर बार क्वेश्चन विधा के आते हैं, और ये विधा जो पूछी गई है कृष्णायन, ये ऐसा क्वेश्चन जो कि ड्यू के एग्जाम में बहुत आता है। तो ड्यू वाले बहुत ही बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। बताइए कौन सी विधा की रचना है ये। तो बताना, नाटक, उपन्यास, महाकाव्य या खंडकाव्य। जल्दी से बताइए। आपकी जो सभी क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके। तो याद रखना, कृष्णा यानी जो है एक तरह का महाकाव्य। तो ऑप्शन नंबर बी में हमको महाकाव्य मिला है, तो ऑप्शन नंबर 20 का होगा और बी इसका होगा। तो याद रखना 26वें 27वें क्वेश्चन ये होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28वां आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु का परिवर्तित गद्यकार है। बताइए कौन है जो भारतेंदु के परिवर्तित गद्यकार हैं, आखिर कौन है। प्रताप नारायण मिश्र जी, राजा लक्ष्मण सिंह जी, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी या श्रद्धाराम फ्लोरी जी। तो याद रखना भारतेंदु की जो परिवर्तित गद्यकार हैं वो ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल रहा है, तो प्रताप नारायण मिश्र इसका सही विकल्प होगा। याद रखना प्रताप नारायण मिश्र। राजा लक्ष्मण सिंह जो बता रहे हैं वो भी गलत है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी और श्रद्धाराम फ्लोरी भी, ये तीनों के गलत हैं। बस ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही विकल्प होगा, प्रताप नारायण मिश्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29वां आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन कालिदास के मेघदूत के अनुवादक नहीं है। जो मेघदूत है, कालिदास जी का जो मेघदूत है उसके अनुवादक नहीं है पूछा गया है। लाला सीताराम जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मोहन राकेश जी या नागार्जुन जी। तो इंपॉर्टेंट है और आप सभी इसका सही विकल्प बताएंगे 29वें का। तो देखो आपको सबसे पहले याद रखना है कि कालिदास के मेघदूत के कौन कौन इसमें अनुवादक हैं, फिर हम देखेंगे कौन अनुवादक नहीं है। तो नहीं बोला गया वो हम देखेंगे पहले। देखो मैम देखते पहले कालिदास के जो मेघदूत है उसके अनुवादक कौन कौन है। तो देखो याद रखो, लाला सीताराम ये हैं हमारे अनुवादक, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये भी अनुवादक हैं, नागार्जुन जी ये भी अनुवादक हैं। तो इसमें हमको पूछा गया था कौन अनुवादक नहीं है। तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, मोहन राकेश जी का। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा बिल्कुल। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30वां आ चुका है आप सभी की स्क्रीन पे। यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है। आखिर पहले हम देखेंगे श्रीनिवास दास जी के कौन कौन से नाटक हैं, और ये नाटक है विधा के क्वेश्चन आते हैं। इसमें कंप्लीट होंगे आपके 2 क्वेश्चन, समझ गए। एक तो श्रीनिवास जो दास जी हैं उनके जितने भी नाटक हैं वो आपको पता चलेंगे,
और जोन जोन से नाटक होंगे वो पचलेंगे, क्योंकि विधा के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि ऊपर आया था महाकाव्य उपन्यास, तो वो नाटक वाला क्वेश्चन, और इसमें किसका नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए, तो मेरे दोस्तों, आप सभी याद रखना श्रीनिवास दिवास जी का, बिल्कुल आप सभी का अगर ऑप्शन ठीक नहीं है तो बता देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर बी होगा महाराणा प्रताप। ये जो नाटक है ये श्रीनिवास दास जी का नहीं है, बाकी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी, ये तीनों के तीनों जो हैं श्रीनिवास दास जी के नाटक हैं। याद रखना, संयोगिता स्वयंवर हो गया, तप्त श्रवण हो गया, रणधीर प्रेम मोहिनी हो गया, ये सभी श्रीनिवास दास जी जो हैं उनके नाटक हैं। एक तरह से ये भी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा कि संयुक्ता स्वयंवर आखिर किस विधा की रचना है, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो आपको लगाना है संयुक्ता जो स्वयंवर है वो एक प्रकार का नाटक है जो कि श्रीनिवास दास जी का है। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31वां देखो आप चुका है। यहाँ पूछ गया कि भाग्यवती जो है वो किस प्रकार का उपन्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताएंगे आप इसका सही विकल्प क्या होगा। बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट है और बहुत बहुत बार एग्जाम में आया। तो भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास, तो सामाजिक है। तो सामाजिक है तो सामाजिक जीवन पे है ये, तो इसमें डी इसका आंसर सही हो जाएगा, सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर डी। 32वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 32वां बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। और आशा करता हूँ आप सभी का सही विकल्प होगा, कोई सभी किसी का भी गलत नहीं होगा, कोई से भी साथी का। तो बिल्कुल बताइए क्या आंसर होगा। तो सभी को पता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है, जो ऑप्शन नंबर सी में हमको मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साकेत, कामायनी, लोग कहते हैं ये सभी के सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर इसका प्रिय प्रवास ही ठीक विकल्प होगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33वां आ चुका है, 32वां हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ सी था। और 33वां में भारत भारती का रचनाकार, रचना काल बताइए कब का है भारत भारती का। तो याद रखना, तो ऑप्शन बताते हैं 1909, 1911, 1910 या 1912। तो भारत भारती याद रखना, जो भारत भारती है ये 1912 का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे आपको क्वेश्चन लगाने और याद रखने, इनके सन भी याद रखने हैं। जितने भी नाटक होते हैं, निबंध होते हैं और जो कहानियाँ होती हैं वो कौन से सन की हैं वो भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33वां और 34वां आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। 33वां हमारा कंप्लीट है और 34वां हम करने जा रहे हैं। तो 34वें में दिया है कि यहाँ आपको 34वें क्वेश्चन में दिया है कि निबंध पूछा है, किसका निबंध है, साधारीकरण और व्यक्तिक विचित्रतावाद। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑप्शन दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, यह हमारा रामविलास शर्मा जी का है, कि नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। 33वां कंप्लीट। 34वें क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसमें सिंपली आपको केवल बताना है कि ये निबंध किसके हैं। तो याद रखना, अगर आपको नहीं पता है तो रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है हमको रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया कि यहाँ पर जो है काव्य पंक्तियाँ दी हुई हैं, आपको बताना है किस काव्य, ये काव्य पंक्तियाँ जो है किसकी हैं। जैसे हम काव्य पंक्तियाँ देखें, इसकी पहली लाइन, इस करुणा कलित हृदय में। तो ये आपको जहाँ पे भी ये पंक्ति दिखे तो आपको याद रखना, इन चारों में से आपको मैं जो विकल्प बताऊंगा वो सही विकल्प होगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, जो हमारे यहाँ पे सही विकल्प होगा, बिल्कुल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो याद रखना मेरे साथियों, 35वें का सही विकल्प हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 और 37 दोनों एक साथ यहाँ पे आ चुके हैं और आप सभी दोनों का आंसर बताएंगे क्या होगा। पहले में पूछा है कि रंग दर्शन के लेखक कौन है, और 37 में पूछा है हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी ने इन क्वेश्चनों को देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो याद कर लेना, और जिसको पता है वो बहुत बढ़िया। 36वें में हमारा सही विकल्प क्या होगा आप बताएंगे, सीताराम चतुर्वेदी जी, बलवंत गार्गी जी या नेमी चंद्र जैन जी या सुरेश अवस्थी जी। तो याद रखना, रंग दर्शन जो है आप सभी को याद होना चाहिए कि नेमी चंद्र जैन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। बात करें कि जो पूछा गया यहाँ पर कि हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो 37 में सही विकल्प बताइए आप, रामचंद्र शुक्ल जी, रामविलास शर्मा जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या नगेंद्र जी। तो 37 में याद रखना, हिंदी जाति की अवधारणा प्रवर्तक जो हैं आपसे भी पता है रामविलास शर्मा जी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प होगा। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको याद रखने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उनको याद करना आप सभी को जरूरी है। बिल्कुल देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 आप सभी की स्क्रीन पे, इसमें भी आपको ऑप्शन बताने हैं और आंसर आपको बताने के आपके क्या आंसर होंगे। जैसे 38वां क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी
साहित्यकार नहीं है। गांधीवादी साहित्यकार इसमें से कौन कौन से हैं और ऐसा कौन है जो कि गांधीवादी साहित्यकार नहीं है। और 39वें में दिया है कि कुंतक के वक्रोक्ति के कितने प्रधान प्रधान भेद माने जाएं, कितने भेद माने गए हैं, कितने भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर 38 में देखेंगे जो कि गांधीवादी साहित्यकार पूछे गए हैं। तो 38 में आपको याद रखना, देखिए मैं आपको बता दूं गांधी साहित्यकार इसमें से हैं कौन, तो आप सभी लगा लेंगे कि ये इनमें से नहीं है। तो 38 का आपको मैं सही विकल्प बताता हूँ। देखिए पहले तो प्रेमचंद्र जी ये हैं, जैनेन्द्र जी हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं, पर उपेंद्र नाथ जी जो हैं ये नहीं हैं। तो 38 का ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बात करें कि कुंतक के जो वक्रोक्ति के उसके कितने भेद प्रधान हैं, प्रधान भेद कितने हैं, 7, 6, 4 या 2। तो इसके याद रखना, आपको याद रखना कि ये 6 हैं, तो सी में हमको 6 मिल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा सी सही हो जाएगा, 6। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40वां आप सभी की स्क्रीन पर। यहाँ आपको बताना है कि प्रतीकवादी आंदोलन के उदय कहाँ से हुआ। प्रतीकवादी जो आंदोलन था उसका उदय कहाँ से हुआ था। जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से या स्वीडन से। तो यहाँ 40 का हमारा जो सही विकल्प होगा, आपको याद रखना है कि प्रतीकवाद का जो आरंभ हुआ था, उदय हुआ था, तो बिल्कुल फ्रांस में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ आपको बताना है कि जो लल्लू लाल जी के जो रचना है उनका सही अनुक्रम, जैसे कि आप सभी को हर क्वेश्चन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इनसे क्या होता है, आपको जो लल्लू लाल जी जो हैं लेखक, इनकी रचनाएं आपको पता चल जाती हैं, ऊपर से आपको सन भी याद करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लग जाती है। इससे क्या होता है, आपको आगे जब एग्जाम देंगे आप, यूजीसी नेट जेआरएफ का हो गया या जीएनयू का हो गया, तो वहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो 41वें का सही विकल्प बताइए, इसका क्या सही क्रम होगा। तो बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। देखिए लल्लू लाल जी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, बिल्कुल मैं हमको बताते हैं हम आपको। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प होगा। जिसने भी बी बताया तो बिल्कुल सी ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, जैसे प्रेम सागर, ब्रजभाषा व्याकरण है ना, ब्रजभाषा व्याकरण, ये है सिंहासन बत्तीसी, लाल चंद्रिका। ये सही क्रम थे लल्लू लाल जी की रचनाओं के। प्रेम सागर, ब्रजभाषा व्याकरण, सिंहासन बत्तीसी, लाल चंद्रिका, ये सभी इसके सही क्रम में रखे गए थे। तो लल्लू लाल जी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 41वें का 42वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 42वां आ चुका है। यहाँ पर आपको कवि दिए गए हैं, उन कवियों का सही क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन से कवि का जन्म हुआ है, फिर उसके बाद किस कवि का जन्म हुआ है, फिर उसके बाद कौन सा। तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसके अंदर। तो 42वें में सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए 42वें में हमारा सही विकल्प क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। ऑप्शन नंबर ए, जिसने भी ए बताया है उसका ठीक होगा। आप सभी इसको, जिसको नहीं आता है वो थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे पहले आपको देखना है कि ऑप्शन नंबर बी में जैसे सबसे पहले जगन्नाथ दास जी हो गए, फिर जगन्नाथ रत्नाकर, ये होगा ना। तो रुकिए रुकिए, अब देखिए, हाँ जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर हो गए, राम नरेश त्रिपाठी जी हो गए, फिर जयशंकर प्रसाद जी हो गए, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो यहाँ पर जो है निराला जी सबसे लास्ट में होंगे। आप सभी देख रहे हैं निराला जी जो है सबसे लास्ट में हैं, और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो हैं ये सबसे पहले हैं। तो ये इसका सही विकल्प होने वाला है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये इसका सही क्रम था। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल 43वां क्वेश्चन देखते हैं आखिर क्या है। 43वां क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको पूछे जैनेन्द्र कुमार के जो उपन्यास हैं। सबसे पहले तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी दिए हैं ये एक उपन्यास हैं, इसमें 2 कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। और आपको बताना है कि इनका क्रम क्या है, कि कौन से पहला आया उपन्यास, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद। आपको 4 उपन्यास इसके अंदर दिख रहे हैं, आप सभी देखेंगे उसका क्रम याद रखेंगे क्या है उसका क्रम, और बताएंगे। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये जो उपन्यास हैं आखिर हैं किसके। तो आपको याद रखना है जैनेन्द्र कुमार जी के, जो कि ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो 43वें का आपको देखिए सही विकल्प में बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। जैसे कि सबसे पहले परख, फिर सुनीता, फिर कल्याणी, फिर दशार्क। समझ गए, ये बिल्कुल इसका सही क्रम था। और आप सभी को देखना है कि ये ना एक प्रकार से आपको याद रखना है, ये सभी के सभी उपन्यास हैं। जैसे कि आपको मैंने बता दिया ये एक प्रकार के उपन्यास हैं, और ये भी याद रखना है कि ये जैनेन्द्र कुमार जी के हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं इसके अंदर। समझ गए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन याद करने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप याद करोगे तभी जो है बड़ा एग्जाम क्रैक कर पाओगे, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ, जो कि पूरे बहुत बड़ा पेपर होता है एक तरह से। तो बढ़ते हैं फिर 44वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44वां आ चुका है। यहाँ से पूछेगा सिंपली कि जो जीवन काल के
क्रम में संस्कृत के जो काव्यशास्त्र हैं उनके उनके जो आचार्य हैं उनका सही क्रम बताइए। वहाँ से आपको क्रम पूछा तो यहाँ पे भी क्रम पूछा गया है। सभी दिए हुए हैं, चारों के चारों दिए गए हैं, आप सभी को ऑप्शनों में से देखना है कि कौन सा पहले आएगा फिर कौन सा बाद। तो इसको व्यवस्थित कीजिए और व्यवस्थित करने के बाद उसका सही अनुक्रम बताइए, सही अनुक्रम में कौन सा ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल हम बताते हैं आपको, देखिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले भरत मुनि जी आए हैं, सबसे पहले आचार्यों में भरत मुनि जी हैं, फिर भट्टलोट हैं, फिर शंकुक हैं, फिर भट्टनायक हैं। तो ये इनका सही क्रम था। और आप सभी को याद भी रखना है कि ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामों में और आप सभी को डिफ़िकल्टी कर देते हैं। तो 43 का 44 का यहाँ पे सी विकल्प ठीक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45वां है और यहाँ पर पूछा गया कि जितने भी आंचलिक उपन्यास हैं, सबसे पहले तो याद रखना है कि जो उपन्यास आ गया, जैसे कि बात करें जैसे मैला आंचल है, पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का उपन्यास है, तो आपको याद रखना है एक प्रकार का आंचलिक उपन्यास है। ये आपको कंप्लीट होगा इसमें क्वेश्चन। ऊपर से इनका जो क्रम है कि सबसे पहले कौन सा उपन्यास आया है आंचलिक उपन्यास में, फिर उसके बाद कौन सा आया है, फिर उसके बाद कौन सा है, तो क्रम वाइज इसमें व्यवस्थित करना है। क्रम वाइज व्यवस्थित करने के बाद अनुक्रम में फिर उसके ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। तो हो सकता है मैं ही बताता हूँ दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। सबसे पहली देहाती दुनिया, बलचनमा, मैला आंचल, सागर लहरें और मनुष्य, ये सही क्रम था और ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आंचलिक उपन्यास हैं, ये याद रखना है कि एक प्रकार के, जैसे देहाती दुनिया पूछ लिया किस प्रकार का उपन्यास है, तो याद रखना एक प्रकार का आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल अधिकतर पूछा जाता है एग्जामों में, तो मैला आंचल एक प्रकार का आंचलिक उपन्यास है। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर दिए हैं पत्र संग्रहकारों के सही अनुक्रम। पत्र जो संग्रहकार हैं, संग्रहकारों के, तो उनका जो सही क्रम है वो क्या आएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निम्नांकित पत्र संग्रहकारों का सही अनुक्रम है। तो बताइए इसमें सही विकल्प क्या होगा। अनुक्रम को सही करिए और काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो मैं ऑप्शन इसका बता ही देता हूँ डायरेक्ट आपको। 46 में का ए हो जाएगा। जैसे कि आपको मैंने ए बताया तो आप सभी उसके देखेंगे कैसे हैं। सबसे पहले तो पत्र संग्रहों में जो सही क्रम है वो चिट्ठी पत्री, प्रोफाइल, फाइल प्रोफाइल, 200 पत्र बच्चन के नाम, या फिर तो सबसे लास्ट में प्रसाद के नाम पत्र, ये सही क्रम है, इनको याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आखिर हमारा 47वां क्वेश्चन क्या है। 47वें में दिया गया कि आपको जितने भी जो साक्षात्कारों का सही क्रम क्या है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कौन सा प्रकाशन पहले है फिर उसके बाद कौन सा है। तो जितने भी साक्षात्कार दिए उनका सभी का सही क्रम बताइए। तो मैं आपको बताता हूँ 47वें में ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। रत्नाकर की बातचीत ये ऑप्शन पहले में आएगा। फिर मैं उनसे मिला ये दूसरे में आएगा। अप्रोच ये तीसरे में आएगा। फिर चौथे में आएगा बातों बातों में, है ना। तो इस हिसाब से इसका क्रम हो जाएगा हमारा ए। यही हमारा प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही साक्षात्कारों का सही अनुक्रम है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी 3 क्वेश्चन और देखते हैं क्या है हमारे। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है। यहाँ पर पूछा गया कि जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार ऋतु पदार्थ जो हैं उनका सही क्रम क्या है। तो रिपोर्ट आर्ट जितने भी हैं उनका क्रम बताना है आपको, फिर उसके आपसे ऑप्शन बताने हैं। तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो 48 में इसमें हमारा बी सही होगा। जिनका बी है उनका ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आएगा तूफानों की, तो तूफानों के बीच, वे तो लड़ेंगे हजारों साल, समझ गए, बी हो गया। युद्ध यात्रा, रण जल धल जल, ये सबसे लास्ट में। तो बी ऑप्शन आपने देखा और बी का ये इसका सही क्रम होने वाला है, समझ गए बिल्कुल। 48वां क्वेश्चन कंप्लीट है। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। 50 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हुए और 9 बजे एक बार हम सभी एक बार दोबारा से उपस्थित होंगे हिंदी साहित्य मेन चैनल पर। ये हमारा 2.0 सेकंड चैनल है। जैसे कि आप सभी इस बात से अवगत होंगे, पहले से जानते ही हैं कि हिंदी साहित्य 2.0 ये हमारा सेकंड चैनल है। ये ओनली जेएनयू स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं एमए हिंदी से। सभी जेएनयू बीएचयू जामिया ड्यू जो भी तैयारी कर रहा है एमए हिंदी से, केवल यहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड होंगी, जेएनयू की इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड होंगी। तो बताइए 49 में सही क्रम क्या होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो निम्नलिखित रचनाएं दी उनका प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए बस 49 में।
अगर आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को अच्छे से पढ़ा है तो उनके सारे निबंध, रचनाएं, कहानियाँ सब पढ़ी होंगी, तो उनका इसमें क्रम बताइए कौन कौन सा पहले आया था फिर कौन सा आया था। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो इसका आंसर सही से बता पाएगा। तो 49 का मैं आपको बता ही देता हूँ, डी ऑप्शन इसका सही होगा। सबसे पहले याद रखना, जूही की कली, अनामिका, तुलसीदास, अपरा, बिल्कुल ये इसका सही विकल्प होने वाला है। तो याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, पहले तो सबसे पहले यही याद रखना कि आखिर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं सबके सभी। काफ़ी को यही नहीं पता होगा कि आखिर ये हैं किसका। जैसे पूछ ले कि क्वेश्चन आया कि अनामिका के रचनाकार कौन हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जयशंकर प्रसाद जी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि अनामिका आखिर है किसकी, तो याद रखना है ये निराला जी की है बिल्कुल। तो 50वां क्वेश्चन देखते हैं फिर, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। और यहाँ पे आपके पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। यहाँ उपन्यास दिए हैं, अगर आपने उपन्यास जो इसमें दिए हुए हैं अगर आपने पढ़े होंगे, जाने होंगे कि आखिर किसका उपन्यास है, उनका क्रम याद रखा होगा। क्योंकि उपन्यास पढ़ने से केवल ये नहीं होता कि उपन्यास पढ़ लिया और उनके लेखक जान लिए, बस यही है। उसमें उपन्यास में हमको ये भी जानना है कि कौन सा उपन्यास पहले आया है, उसका डेट याद रखनी, सन याद रखना है। जैसे भी आप याद करो, ट्रिक से याद करो, जैसे भी याद करते हो। तो इनका उपन्यासों का सही क्रम बताइए 50 में। तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। सबसे पहले आप लेंगे बहती गंगा, समझ गए। तो सबसे पहले इसको हम ले लेंगे, फिर कादिल और कुहासे, ये ऑप्शन 2 में आ जाएगा। फिर सोया हुआ जल 3 में आ जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा 4थे में आ जाएगा। तो सबसे आखिरी में सूरज का 7वां घोड़ा और बहती गंगा। और ये भी याद रखना है, जैसे क्वेश्चन आ गया कि भैया जो बहती गंगा है आखिर किस विधा की रचना है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, यात्रा वृतांत है। तो बहती गंगा ये भी याद होना चाहिए कि एक प्रकार का उपन्यास है। काफ़ी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि सूरज का 7वां घोड़ा आखिर है क्या, नाटक है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है। तो आपको वहाँ पे मतलब कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है कि सूरज का 7वां घोड़ा जो था भैया ने बताया था कि इसका उपन्यास है। तो उपन्यास लगाएंगे, क्रम याद करेंगे, इनको हल्का सा देखा करिए। क्वेश्चन मेरे कराने के बाद आप उनको रिसर्च करा करिए। जैसे किसी क्वेश्चन में बच्चों के जैसे मॉक टेस्ट हैं, वहाँ पे 25 में से 15 आ रहे हैं, बाकी के जो 10 क्वेश्चन रहते हैं उन 10 क्वेश्चन को रिसर्च करो, देखो। क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर डीपली आप पढ़ोगे तो उस डीपली क्वेश्चन को पढ़ने से बाकी के क्वेश्चन अगर आप भूल सकते हो तो वो बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो भूल जाओगे। पर जो आप जिस क्वेश्चन पे आप डीपली से रिसर्च करोगे वो क्वेश्चन आपका ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि उसके ऊपर आप ढूंढा है आपने, करा है, उस पर रिसर्च करी है, देखा है आपने, तब आपको माइंड में रहेगा ज़्यादा समय तक। पर जिसको आपको डायरेक्ट याद करा है, पढ़ा, तो वो चला जाएगा आपसे माइंड से, जब उसको आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। अगर जल्दी जल्दी उसको रिकॉल करते रहोगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। पर जिसको आप नहीं रिकॉल करोगे, रिसर्च नहीं करोगे, उस पर अच्छा नहीं से पढ़ोगे, उस पर सही रिसर्च नहीं होगी, सही पढ़ाई नहीं होगी उस पर, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाएगी। तो इस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उनको सभी करा करिए। जिनके क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक, उनको यही एक रामबाण तरीका है। जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर उनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनको रिसर्च करें कि आखिर ये क्वेश्चन पूछा है तो इनका क्रम क्या है और किसका है ये। तो इससे आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। और नॉलेज जितनी ज़्यादा इसके अंदर हिंदी साहित्य में होगी, उसी हिसाब से आपका यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर होगा। क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ तो सही पेपर है और उसमें पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, समझ गए। और वैसे हैं भी ये यूजीसी नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हैं वहीं के हैं सारे क्वेश्चंस ये भी। और टीजीटी पीजीटी के भी इसमें मिक्स हैं, और एवीएस के एनवीएस में जो पेपर्स आते हैं उन सभी के इसमें मिक्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था आप सभी के। 50 क्वेश्चन आज मैंने कंप्लीट कराए। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर रखना। सुबह 9 बजे आपका फिर से मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 16 मॉक टेस्ट होगा। और 9 बजे पीएम में जो हमारी क्लास होती है वो मुझे रात में चैप्टर वाइज होती है। जैसे कि आप सभी इस बात से अवगत होंगे, हिंदी साथ मेन चैनल पे क्लासेस होती है, तो आप सभी ज्वाइन जरूर हुआ करिए। जिसको पढ़ाई करनी है, मैं देखा 3 से 4 बच्चे ज्वाइन होते हैं, ज़्यादा बच्चे ज्वाइन नहीं होते हैं। तो कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई घाटा ही नहीं है, मेरी तो मास्टर्स कंप्लीट है, समझ गए। बाकी आपको ये देखना है, क्योंकि एंट्रेंस निकालना है। एंट्रेंस नहीं निकालोगे तो नहीं एडमिशन होगा, एंट्रेंस निकालोगे तो होगा। मैं केवल उन सभी स्टूडेंट्स के साथ हूँ जो तैयारी करते हैं, अपने खुद से 100% देते हैं। मैं केवल उन स्टूडेंट्स के साथ हूँ। जो स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, देखता नहीं है, सब कुछ जो मैं आपको बताता हूँ गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता है, उसके साथ नहीं हूँ मैं। जो मुझसे जो बात मैं बताता हूँ वो बच्चा करता है तो बिल्कुल उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, इतना मैं आपको कह देता हूँ, समझ गए। बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। 9 बजे वाली क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मिलेंगे, बिल्कुल यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।